हम लोग इस पे बातचीत को आगे रखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक हमारा है संवैधानिक विकास एवं प्रशासनिक ढांचा, कैसे ये अंग्रेजों के समय इवॉल्व किया है ना। अभी आप लिखने से पहले समझ लीजिएगा, फिर लिखिएगा आप इसको, है ना। ठीक है। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं संवैधानिक विकास, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले ही अभी संविधान वाला पार्ट जो है अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। संविधान के अंदर आपने पढ़ा होगा जैसे राज्यों के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, नीति निर्देशक तत्व हैं, केंद्र राज्य संबंध है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यही सब पढ़ा होगा आपने संविधान के अंदर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय शासन, न्यायपालिका, ये सारे प्रोविजन है उसमें। संविधान क्या होता है? किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, उसमें ये सारी बातें हैं, सिस्टम कैसे चलेगा। तो वो सारे प्रोविजन एकाएक नहीं आ गए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन उसके लिए एफर्ट लगाए गए हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1935 के अधिनियम से 70% से अधिक प्रावधानों को लिया गया है। समझ में आ रहा है सभी को? तो भारत में यह जो सिस्टम है अंग्रेजों के समय धीरे धीरे इवॉल्व किया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अधिकार ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। मजेदार बात क्या है कि जब भारत में संवैधानिक विकास हो रहा था तो ब्रिटेन भी संवैधानिक विकास के दौर से गुजर रहा था। ब्रिटेन ही नहीं, पूरा यूरोप और पूरा विश्व। यानी वैश्विक परिवर्तनों के साथ ही भारत में भी परिवर्तन हुए हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों में परिवर्तन जो होता है स्वैच्छिक होता है, लोग अधिकारियों के लिए करते हैं, लड़ते हैं। चूंकि हम गुलाम थे तो हमारे साथ था कि भाई वो पॉलिसी बनाते थे हमारे लिए अंग्रेज, अपनी चीजों को देखते हुए। बट परिवर्तन हुआ हमारे यहाँ भी। तो संवैधानिक विकास में हम पढ़ते बेसिकली यही है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। बट जितने शुरू के जो अधिनियम है अंग्रेजों के ना, उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सिर्फ नाम मात्र के मिलेंगे। जैसे हम 1773 का मान लो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसमें बहुत आपको डेवलपमेंट्स नहीं दिखेगा, दिखेगा बहुत नहीं दिखेगा। या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बीच में और भी अधिनियम है। ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, कुछ मेजर अधिनियम मैं बता रहा हूँ। 1853, 1858, कोई भी एक्ट हम पढ़ेंगे, मान लो ये सारे एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। 18वीं सदी का जो वॉल्यूम 2 है इसमें सारे ये एक्ट दिए हुए हैं, 53 तक। ठीक है। उसमें प्रशासनिक ढांचा भी पूरा दिया हुआ है और सिस्टमेटिक दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है जो हमारा हमारे कोचिंग के द्वारा जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे मान लो हम कोई भी एक्ट 1773 पढ़ रहे हैं हम, तो हर एक्ट में हमें प्रावधान पढ़ना होता है कि भाई गवर्नर, उसके सदस्य कितने होंगे, प्रांतों में क्या होगा, है ना, केंद्र राज्य के रिलेशनशिप क्या होंगे, न्यायपालिका का क्या होगा। ऐसे करके हम प्रोविजन, प्रत्येक एक्ट में हम प्रोविजन को पढ़ते हैं। तो शुरू के जितने भी एक्ट हैं ना 1858 तक, इस एक्ट के दो पहलू हैं। एक तरफ हमें पढ़ना होता है प्रत्येक एक्ट में ब्रिटिश सरकार और कंपनी के रिलेशन। ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध। कोई भी एक्ट पढ़ोगे उसमें ये आएगा ही आएगा, 2-3 प्रावधान कि ब्रिटेन में ये हुआ परिवर्तन। ठीक है। सरकार ने कंपनी को ये निर्देश दिया, संख्या ऐसे घटा दी गई डायरेक्टरों की, है ना। तो हर एक्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार कहने का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री, संसदीय, संसद और क्राउन। ऐसे गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बोलचाल की भाषा में, कार्यपालिका। और सामान्यतः सरकार का मतलब होता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं। बट बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि भाई मोदी जी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है हमारी। यानी पॉलिटिकल सिस्टम को ही हम कह देते हैं यही सरकार है सरकार के तीनों ऑर्गन। तो कोई भी एक्ट हम पढ़ेंगे तो अक्सर वहाँ किताबों में या नोट्स में मिलेगा, ब्रिटिश में ये, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वैसे वहाँ क्राउन होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने जब हम जिक्र करेंगे तो। जिसे कंपनी को समय समय पर वित्त मंत्री और विदेश मंत्री को रिपोर्ट करनी है कि भारत में क्या करें अब हम। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अब समाप्त कर दिया गया है, ऐसे प्रोविजन मिलेंगे आपको। दूसरा मिलेगा कि संवैधानिक विकास से जुड़े हुए कुछ पक्ष।
ज्यादातर जो प्रावधान आपको मिलेंगे वो भारत में केंद्रीय सरकार के प्रावधान मिलेंगे आपको। गवर्नर कहा जाए उसको, गवर्नर जनरल कहा जाए उसको, वायसराय कहा जाए उसको। नाम भी बदलेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का नियंत्रण एक साथ नहीं हुआ है। तो शुरू में गवर्नर कहा जाएगा। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के गवर्नर की हैसियत बढ़ जाएगी तो गवर्नर जनरल कहा जाएगा उसको। ठीक है। और जब कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय कहा जाएगा उनको, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। तो डिजिग्नेशन, जैसे प्रधानमंत्री हैं या मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम भी अंग्रेजों के बिहाफ पे जो गवर्नर होते थे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए भारत में। इनका डिजिग्नेशन चेंज होगा। तो प्रत्येक एक्ट में, ज्यादातर एक्ट में चर्चा होगी कि गवर्नर तो खैर एक ही होगा, उसके सहयोग देने वाले कितने लोग होंगे, परिषद। तो हम गवर्नर जनरल परिषद, क्योंकि हम जब एक्ट पढ़ते हैं तो कई बार हम समझने में एरर हो जाता है इसमें, कि हम ओवरलैप करते हैं। तो पढ़ने के पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हमें ये सब ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो गवर्नर जनरल काउंसिल, कभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह दिया जाएगा उसको, कार्यकारिणी परिषद। ठीक है। तो दो तरह की चीजें मिलेंगी, कंपनी और ब्रिटिश सरकार, और इन सब के बारे में प्रावधान मिलेंगे आपको, और भी कुछ मिसलेनियस प्रावधान मिलेंगे आपको। तो हम अभी देखेंगे इसको जब पढ़ेंगे। तो जो सिस्टम चलता था, जैसे हमने बताया कि कंपनी यहाँ आई थी और कंपनी ने ही धीरे धीरे हिंदुस्तान को जीत लिया। ब्रिटिश सरकार सपोर्ट कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत का शासन चलाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, माध्यम नहीं रहोगे तो हम सीधे सीधे शासन करेंगे। तो कभी कभी प्रथम 100 वर्षों को कंपनी की सरकार भी कहा जाता है, और 1858 से 1947 को ब्रिटिश सरकार भी कहा जाता है। हम बोलचाल की भाषा में ब्रिटिश भारतीय सरकार भी कह देते हैं इसको, ब्रिटिश भारतीय सरकार, भारत में अंग्रेजों की सरकार। ठीक है। सब ठीक है। हाँ, लेकिन कंपनी का शासन था तो कंपनी की सरकार, ऐसे भी वर्ड यूज होते हैं। तो हमने शुरू में बताया था कि देखो दो भागों में पढ़ रहे हैं हम। एक तो पहला 57 तक हम पढ़ रहे हैं, हमने मॉडर्न इंडिया को दो भागों में बांटा है। तो अभी हम इसी वाले प्रोविजन को देखेंगे हम। ठीक है। प्रोविजन को देखेंगे हम। इसकी चर्चा हम बाद में नेक्स्ट राउंड में करेंगे। 92, 1909, 1919, 1935, हर जितने महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनका बैकग्राउंड को हम जरूर समझेंगे एक बार, कि ये एक्ट पारित किस परिस्थितियों में हो रहा है, जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं। 9, 19 और 35 इंपॉर्टेंट है, 33 इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा जो महत्वपूर्ण है। जनरली पढ़ना तो पूरा ही है हमें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो पहले भाग में जब हम पढ़ेंगे तो ये दो बातें होंगी। शासन कैसे चलता था, देखो ब्रिटेन में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ऐसी ऐसी और भी कई सारी कंपनियां हैं ब्रिटेन में, और ब्रिटिश सरकार है। सरकार कंपनी को अधिकार देती थी, चार्टर देती थी, इसको अधिकार देती थी। कभी आप पढ़ोगे तो क्राउन ने कंपनी को अधिकार दे दिया, कभी पढ़ोगे संसद ने कानून बना दिया, है ना। इस तरह की चीजें आप पढ़ते रहोगे। संसद की पीएम के साथ ही बात होनी है। ब्रिटेन में भी पहले, इनफैक्ट 1832, 1688, 1688 के पहले ब्रिटेन में भी क्राउन बहुत पावरफुल है। जब कंपनी भारत में ट्रेड करने आई, तो जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो क्राउन ब्रिटेन में बहुत पावरफुल था, राजघराना, राज परिवार। ठीक है। 1688 में वहां एक क्रांति हुई, फिर क्राउन थोड़ा कमजोर हुआ, फिर उसके बाद एक एक्ट आया, उसके बाद और कमजोर हुआ, पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ, वहां पे उनका अपना बदलाव है। ठीक है। कंपनी की जब बात होगी तो कभी आपको मिलेगा प्रोपराइटर और डायरेक्टर, दो चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है। प्रोपराइटर यानी कि मालिक, ठीक है। डायरेक्टर यानी कंपनी को चलाने वाले, निदेशक। जब भी आप पढ़ोगे तो भाई इन सब की संख्या, इनके चयन की प्रक्रिया बदलती रहेगी। मैं क्लास में इनका रोल ज्यादा नहीं है, आपकी किताबों में आपको मिलेगा। जो हमारा एग्जाम होता है वो भारतीय बदलाव पे ही केंद्रित है, और जरूरत के हिसाब से ब्रिटिश बदलाव के। जैसे ये बॉस हो गया, ये डायरेक्टर का चयन करेंगे, तो एक तरह से डायरेक्टर हो जाता था सर्वे सर्वा। भारत में जिसको नौकरी करनी हो वो डायरेक्टर के माध्यम से नौकरी होगी। और डायरेक्टर भारत में गवर्नर को नियुक्त करता था, डायरेक्टर परिषद को नियुक्त करता था। भारत में धीरे धीरे दो सिस्टम, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। मैक्सिमम अधिनियम में आपको केंद्रीय सरकार की जानकारी मिलेगी, प्रांतीय सरकार का कभी कभार उल्लेख मिलेगा। ठीक है।
तो जब हम पढ़ेंगे कि भाई डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल, गवर्नर परिषद, ये ऐसे नियुक्ति होती थी। डायरेक्टर प्रांतीय सरकार को नियुक्त करता था, गवर्नर को, चाहे केंद्र हो या प्रांत हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो या केजरीवाल जी की सरकार है, शासन तो हम पे ही होना है, पब्लिक पे ही होना है ना। तो शासन को कौन करेगा, तो इसके लिए कर्मचारी होंगे, तो उसके लिए केंद्र की भी बात माने, प्रांत की भी बात माने। कई बार केंद्रीय कर्मचारी प्रांत की बात नहीं मानते हैं, केजरीवाल जी बहुत परेशान दिखते थे आपको, है ना। आखिर ये लोग शासन कैसे करेंगे, कानून व्यवस्था कैसे बनाएंगे, विस्तार कैसे करेंगे, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, उनके बीच विवाद क्या होगा, इनके लिए ही पूरा का पूरा सिविल सेवा, न्यायपालिका, सेना, पुलिस, ये सारी चीजें आएंगे, पूरा सिस्टम आएगा, है कि नहीं। ये सब तो वैसे भी आप पढ़ चुके हैं, आज की सेंस में पॉलिटी की क्लासेस में आप पढ़ रहे होंगे। हम हिस्टोरिकल सेंस में आपको बता रहे कि कैसे कैसे ये चीजें इवॉल्व हुई। भाई शासन चाहे केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार, तो अंग्रेजों की तरफ से भी देखो गवर्नर मिलेंगे, ये सर्वे सर्वा होगा भारत में। इसी को गवर्नर जनरल भी कहा जाएगा और वायसराय भी कहा जाएगा केंद्र में, और परिषद होगी, प्रांतीय गवर्नर भी होगा और परिषद भी होगा। ठीक है, ये ऐसे निर्देश आएगा और ऐसे चलेगा। 1858 में इन सबको हटा दिया जाएगा, सीधे सीधे फिर ये आ जाएंगे। और भी कुछ कुछ नियम बनेगा कंट्रोल करने के लिए, हम बताएंगे आपको। जैसे ये लोग अलग से बोर्ड वगैरह भी बनाएंगे कि कैसे कंट्रोल करना है कंपनी को, कंपनी कैसे निर्देश देगी। 1800 तक आते आते ब्रिटिश राजनीति में सबसे पावरफुल बन गई थी ये। इतना पैसा आ गया था इसके डायरेक्टरों के पास, प्रोप्राइटर के पास, सांसदों को खरीदना, सरकार को डरा देना। कोई एक्ट या बिल आता था, यदि कंपनी चाह जाए तो बिल्कुल एक सरकार को त्याग पत्र देना पड़ गया, प्रधानमंत्री को बिल पास नहीं होने दी जो है। आप सोच करके देखो। दूसरा, बिल के पहले कंपनी से डरते थे कि भाई हम ये सब प्रोविजन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनसे पूछते थे। तो वहां पे भी सांसदों की खरीद बिक्री होती थी। नैतिकता वाली बात तो अब आई है कुछ समय से। जो हमारी विशेषता है वो सब ब्रिटेन में भी रही है। ठीक है, धीरे धीरे हम भी बदलेंगे, वहां भी बदलाव होगा। तो ये समझना होता है कि बस हमें पढ़ने के लिए, इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा आपके लिए। किसी का कोई सवाल है क्या? हमने बताया है कि सरकार का मतलब किताबों में कभी ये मिलेगा, कभी ये मिलेगा। ठीक है, ये मेरे कहने का सेंस था। पॉलिटी की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप पढ़ोगे ना, ब्रिटिश सरकार कभी चर्चा आ जाए कि पीएम पिट्स ने किया, फॉक्स ने किया, कभी क्राउन का जिक्र हो जाएगा, है ना, संसद का जिक्र हो जाएगा। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार को। हमने बस इतना बताया कि 1688 के पहले क्राउन पावरफुल था, 88 एंड बिल ऑफ राइट्स के बाद क्राउन, ठीक है, का पावर कम हो गया, पार्लियामेंट का पावर बढ़ गया। पार्लियामेंट में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स पावरफुल था, 1832 में हाउस ऑफ कॉमन्स पावरफुल हुआ, और 1911 में पूरी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स पावरफुल हो गया। ये वहां का डेवलपमेंट है। सरकार के सेंस में लीजिएगा आप उसको, ठीक है। प्रिया जी कुछ कुछ देखिए, ये जो मैंने अभी बताया ये मैं आपको बताऊंगा विश्व इतिहास में, जब मैं विश्व इतिहास की बात करेंगे, जो कैसे मॉडर्न पॉलिटी का इवॉल्व हुआ है दुनिया में, उसमें ब्रिटेन या अमेरिका या फ्रांस को ये सब क्यों कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे ये सारा सिस्टम इवॉल्व किया है वहां से और दुनिया में स्प्लिट किया है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए हमने ये पूरा बताया, क्योंकि एक्ट पढ़ के भूलते बहुत हैं, और एक्ट से हर एक साल ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है, और 3 से 4 साल के अंतराल में मेंस में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। प्रीलिम्स में तो एवरेज एक क्वेश्चंस में, आईएएस में भी और दूसरे एग्जाम्स में भी। और सरल सवाल है, कोई बहुत जटिल नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे एक्ट, ठीक है। 73 84 से एक्ट लेते लेते चले जाएंगे। सबसे पहले लिखो आप, शीर्षक दो संवैधानिक विकास।